नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ऑफ थी, इसलिए आज की क्लास में हम 20 और 21 यानी कि 20 और 21 नवंबर के करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, जब भी मैं करंट अफेयर्स की क्लास में क्वेश्चन आंसर जब डिस्कस करती हूँ तो उस दौरान उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर रही होती हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हें साथ में नोट डाउन करते रहा करिए। तो इसके लिए आप लोग क्लास के साथ ही नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करिए, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए सेशन से जुड़ जाए आप सभी लोग। और हाँ, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले एक और बात कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास का नोटिफिकेशन मिल सकेगा और हम लोग डेली इसी तरीके से मॉर्निंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर सकेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? विकल्प आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रामायण महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे देखा जाए धार्मिक और प्राकृतिक ऐसे स्थल हैं जहां पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन्हीं पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अलग अलग सर्किटों का विकास करेगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। जैसे कि भगवान राम जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसमें से हम देखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल अगर भगवान राम जी के देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है कि अयोध्या, ठीक है, अयोध्या हो गया, चित्रकूट हो गया, बिठूर हो गया। ये सब जो भगवान राम जी से संबंधित स्थल है उनको रामायण सर्किट के तहत विकसित किया जाएगा। वही देखा जाए भगवान कृष्ण जो थे उनसे संबंधित जो स्थल हैं, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव, इन सब से लेकर के इन सब जो महत्वपूर्ण स्थल है जो भगवान कृष्ण से संबंधित है उनको कृष्ण सर्किट के तहत जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखा जाए जितने भी भगवान राम से जुड़े जो स्थल होंगे उनको रामायण सर्किट के तहत, उसी तरीके से भगवान कृष्ण से जुड़े जो धार्मिक स्थल होंगे उनको कृष्ण सर्किट के तहत, उसी तरीके से महात्मा बुद्ध जी से जुड़े हुए स्थल होंगे, जैसे कि अगर देखा जाए कुशीनगर हो गया, आपका सारनाथ यानी कि वाराणसी हो गया, ये सारे स्थलों को बौद्ध सर्किट के तहत विकसित किया जाएगा। और इस तरीके से विभिन्न सर्किटों का विकास करके उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये योजना जो है, जो सर्किट के तहत जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति के तहत जो है शामिल किया गया है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश भी जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश देखिए, जिसकी राजधानी देखिए क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान अगर गवर्नर की बात करें, राज्यपाल, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ये मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, जो कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाला जो राज्य है दोस्तों, वो लोकसभा में वो है उत्तर प्रदेश, जो कि 80 सीट है। वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटों वाला राज्य भी दोस्तों कौन है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, तो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देखिए नाम क्या है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अन्य जो 3 टाइगर रिजर्व है कमेंट बॉक्स में उनके नाम लिख के मुझे बताएं। वहीं बात किया जाए सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 13 एक्सप्रेसवे वाला जो देश का पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वहीं देखा जाए एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया था, ठीक है। वहीं देखा जाए कि एक यहाँ पे जो संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और साथ ही साथ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। कहां से दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मगहर से किया था। ये चीज ध्यान रखेगा, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये कुछ और भी करंट अफेयर्स है जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से पूरी जो है संभावना है क्वेश्चंस के पूछे जाने की। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक आयोजित की गई है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को पॉज करके। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, वहां पे नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक आयोजित की गई है। कब किया गया था दोस्तों? तो 17 नवंबर 2022 को किया गया है मुंबई में, जो कि 8वीं नॉर्वे भारत समुद्री संयुक्त कार्य समूह की बैठक थी। ठीक है, इस सम्मेलन में देखिए किसने भाग लिया? तो नॉर्वे के प्रतिनिधि मंडल ग्रीन शिप कॉन्क्लेव, ठीक है, इन मार्को और मैरीटाइम सीओ सम्मेलन में भाग लिए हैं। और देखा जाए इसमें इस सम्मेलन के दौरान कौन सी चीजों पे चर्चा किया गया? तो जो सम्मेलन यानी कि जो बैठक हुई है उसमें देखा जाए फ्यूचरिस्टिक शिपिंग के लिए ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये सारी चीजें कि जैसे ज्यादा से ज्यादा जो है पर्यावरण अनुकूल चीजें इस्तेमाल किया जाए शिपिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल किया जाए, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए, इन सब चीजों पे जो चर्चा किया गया है। ठीक है, साथ ही देखा जाए यहाँ पे कौन कौन सी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया था? तो हरित समुद्री भविष्य पर भारत नॉर्वे सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। साथ ही साथ दोनों देशों ने यानी कि भारत और नॉर्वे ने हरित समुद्री क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो 8वीं बैठक हुई है भारत नॉर्वे समुद्री संयुक्त कार्य समूह की बैठक मुंबई में आयोजित की गई है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा ये 8वीं बैठक थी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड जीता है? ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग को लेकर के किस देश ने जो है ये अवार्ड जीता है? एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अपना देश, प्यारा देश भारत। ठीक है, तो भारत ने अवार्ड जीता है जो है फैमिली प्लानिंग को लेकर के। चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्सेल अवार्ड, और ये अवार्ड प्राप्त करने वाला देखिएगा ये अभी एकमात्र देश बना है। तो ये जो भारत ने अवार्ड जीता है वो परिवार नियोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी, ठीक है ध्यान रखिएगा, कंट्री कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीतने वाला भारत एकमात्र देश है। ठीक है, कौन सा सम्मेलन दोस्तों हुआ था? परिवार नियोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी थी? तो कंट्री कैटेगरी में देखा जाए तो भारत ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें भारत जो है परिवार नियोजन के क्षेत्र में जो कार्य किया और कितना वो सफल रहा है, अगर इस बारे में देखें तो जितना भी अगर वर्तमान में जो 15 से लेकर यानी कि 15 से लेकर के 49 आयु वर्ग की जो विवाहित महिलाएं हैं उनके बीच में देखा जाए जो परिवार नियोजन से संबंधित जो कुछ भी चीजें होती हैं उनकी डिमांड काफी बड़ी है। ठीक है, तो कुल डिमांड सेटिस्फाइड जो कि देखा जाए 2019-21 में बढ़कर के कितनी हो गई दोस्तों? 76 हो गई है, 76%, जो कि पहले कितनी थी 2015-16 में? तो ये देखा जाए 66% थी। तो यहाँ पे परिवार नियोजन के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनका देखा जाए काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी है। ठीक है, और अगर हम देखें विश्व स्तर पर 2030 के लिए निर्धारित 75% के SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य को पहले ही पार कर चुका है। तो यहाँ पे जो भारत देखा जाए तो ये पहले ही जो डिमांड थी, अगर देखिए डिमांड कितनी 76, और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 2030 तक वो 75 था, और इसको हम लोगों ने अभी पार कर लिया। 2030 कहाँ और 2022 कहाँ? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो है एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि अभी हाल फिलहाल में जो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें यह बताया था जो विश्व की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है और भारत जो है चीन को पास करके विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस वर्ष तक बन जाएगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले इसके बारे में चर्चा की थी। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ किनस्वार्ड युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? देखिए किनस्वार्ड
युद्ध अभ्यास है और ये अमेरिका और किस देश के बीच में हुआ है। आपके विकल्प देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर इज बी। जापान और अमेरिका के बीच में किनस्वार्ड जो है अभ्यास हुआ है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो ये अमेरिका और जापान के बीच का ये युद्धाभ्यास था, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है किंग्सवार्ड अभ्यास। इस अभ्यास की बात करें दोस्तों तो ये 10 से लेकर के 19 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया है। और एक तरीके से इस अभ्यास को देखा जाए, जो किंग्सवार्ड अभ्यास है, ये अमेरिकी सेना और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच का एक संयुक्त और द्विपक्षीय क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये जो आयोजित किया गया है, ये कब तक आयोजित किया जाता है, कब कब, इसके बारे में, इस अभ्यास के बारे में देखा जाए तो ये जापान अमेरिका के सैन्य कर्मियों के बीच तैयारियों और अंतर क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 साल में एक बार ये अभ्यास जो है इसका किया जाता है। द्विवार्षिक अभ्यास है, 2 साल में एक बार ये आयोजित किया जाता है। और ये तब से कब से किया जा रहा है, 1986 से इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये अभी किंग्सवार्ड अभ्यास है, जो कि अमेरिका और जापान की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। तो युद्धाभ्यास काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी युद्धाभ्यास से रिलेटेड, जो भारत जो अन्य देशों के साथ जो युद्धाभ्यास करता है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, तो इन सब से संबंधित जितने भी युद्धाभ्यास है हम लोगों ने लगातार उस बारे में बात किया है। और यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, इसलिए ये जितने भी एक्सरसाइजेस होती हैं, स्पेशली जो भारत से रिलेटेड होती हैं, उनको जरूर आप ध्यान दिया करिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, ये भी नहीं कि वन लाइनर के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक तो ये भारतीय सेना से संबंधित पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है, और अगर वुमेन्स अगर किसी क्षेत्र में आगे कार्य करती हैं, लीड कर रही होती हैं, तो जरूर उससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में स्टार है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करते रहा करिए। ठीक है, अगर हम इसके सही आंसर पे जाए तो आंसर इस डी है। लांस नायक मंजू जो है वो भारतीय सेना की पहली सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है। ठीक है, आप इनकी स्क्रीन पे इनकी फोटो को देख सकते हैं। और ये देखा जाए अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि 15 नवंबर 2022 की बात करें तो इन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो प्रशिक्षण हो रहा था, इसी दौरान इन्होंने जो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टर से भी इन्होंने छलांग लगाई थी। ठीक है, ये जो पूरी इनको ट्रेनिंग दी जाती है कूदने की और छलांग लगाने की, जो प्रशिक्षित किया जाता है इनको, वो देखिए किसके द्वारा जो है, किस टीम ने किया था। तो जो भारतीय सेना की एडवेंचर विंग की स्काई ड्राइविंग ट्रेनिंग टीम है, उन्होंने इनको एक तरीके से प्रशिक्षित किया था, किनको, लांस नायक मंजू को। ठीक है, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है। ध्यान रखिएगा, ये एडवेंचर विंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह अगर हम बात करते हैं आर्मी एडवेंचर विंग की, तो ये सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशक के तहत भारतीय सेना का हिस्सा है। ठीक है, और जितने भी ये जो भारतीय सेना की जो साहसिक गतिविधियां हैं, उनकी पूरी योजना बनाना, उनका समन्वय करना, उनका प्रचार करना, ये जो है आर्मी एडवेंचर विंग के तहत जो है किया जाता है। इसी से संबंधित कुछ और भी जो है महिलाओं ने जो मतलब आर्मी के क्षेत्र में जो लीड किया, जो और भी कुछ उन्होंने जो उनकी अचीवमेंट रही है, वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसी वर्ष मई में, यानी कि मई 2022 में, कैप्टन अभिलाषा बराक है, इन्हें देखा जाए तो कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है। स्टार बात करते हैं यहाँ पे माविया सुडान की, तो ये भारतीय वायुसेना की लड़ाकू पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी है। ठीक है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कैप्टन अभिलाषा बराक, ठीक है, माविया सुडान के बारे में ध्यान रखिएगा, और लांस नायक मंजू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सेल स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 में हिंदी वर्ग का पहला पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है, ध्यान रखिएगा, सेल स्वर्ण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेल स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हिंदी वर्ग का पहला पुरस्कार जो जीता है दोस्तों, वो जीता है ए, यानी कि दानी प्रसाद शर्मा जी ने जीता है। आइए इनके बारे में थोड़ा
देख लेते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की महारत्न कंपनी है। और ये देखा जाए जो सेल है, सेल की सेल स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 आयोजित की गई थी, जिसमें देखा जाए हिंदी वर्ग से और इंग्लिश वर्ग से संबंधित पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं हिंदी वर्ग का जो पहला पुरस्कार जीता है वो दानी प्रसाद शर्मा ने जीता है, जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई इस बात से संबंधित है, ठीक है, इनको दिया गया है दानी प्रसाद शर्मा को। वही बात करें अंग्रेजी वर्ग में जो प्रथम पुरस्कार जीता है किन्होंने, तो ये देखिएगा सुश्री सुमोना राठौर, जो कि दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल का इस्पात इंडस्ट्री, वहां से ये संबंधित है, तो सुश्री सुमोना राठौर ने जीता है, ठीक है। ये दो नाम विशेष करके ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्ग का जो पहला पुरस्कार जीता है दानी प्रसाद शर्मा ने, और जो अंग्रेजी वर्ग का पहला पुरस्कार जीता है दोस्तों वो जीता है सुमोना राठौर ने जीता है। ये प्रतियोगिता देखिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की गई थी, और इस वर्ष जो इस प्रतियोगिता का जो विषय था, जो इस प्रतियोगिता का विषय वस्तु थी वो देखिए क्या है, पिछले 5 दशक में सेल का राष्ट्र निर्माण में योगदान, जो भारत निर्माण हुआ है 50 वर्षों के दौरान, उसमें सेल अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या योगदान था, उस पे ये लेखन प्रतियोगिता की गई थी। यानी कि एक ऐसे देखा जाए तो किया गया था प्रतियोगिता, और उसमें किसने जीता है, दानी प्रसाद शर्मा अंग्रेजी से, हिंदी से, और सुमोना राठौर ने इंग्लिश जो है मीडियम से इन्होंने जीता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2000, देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है, वर्ष 2023 में जो सिल्वर एग्जीबिशन होने वाला है, चांदी प्रदर्शनी लगने वाली है, उसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, किस देश के साथ, फ्रांस, रूस, डेनमार्क या फिर नॉर्वे। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, डेनमार्क के साथ भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसने मार्च 2023 के रजत प्रदर्शनी के लिए समझौता किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डेनमार्क और भारत चांदी के खजाने की प्रदर्शनी के लिए 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में, ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और डेनमार्क संग्रहालय कोल्डिंग के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ है ये समझौता ज्ञापन। यह प्रदर्शनी देखा जाए दोस्तों, जो प्रदर्शन करेगी वो मार्च 2023 में नई दिल्ली में संग्रहालय कोल्डिंग और राष्ट्रीय संग्रहालय से चांदी के बेहतरीन संग्रह का प्रदर्शन करेगी। तो दोनों देशों की जो चांदी है, जो बेहतरीन चांदी से संबंधित वस्तु है, उनका इसमें प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पूरा समझौता हुआ है इन दोनों देशों के बीच में, जो सहमति बनी है वो सहमति देखिए क्या है, तो ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है उसके तहत इन दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है, ठीक है। ये सहयोग और जो प्रदर्शनी है, और ये जो सहयोग और प्रदर्शनी वर्ष देखिए कब से कब तक के लिए, तो 2022 से 26 के लिए, ठीक है। इस प्रदर्शनी के दौरान जो डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने हैं उसमें देखा जाए डेनिश और भारतीय चांदी की कलाकृतियों पर ये आधारित होंगे, और इसमें जो है यहाँ पे इस प्रदर्शनी में दोनों ही देशों के संग्रहालय जो है वो अपने संग्रह, जो कुछ भी इनका कलेक्शन है चांदी से रिलेटेड, दोनों, चाहे डेनमार्क के हो चाहे यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय, वहां पे जो चांदी से रिलेटेड यानी कि सिल्वर से रिलेटेड जो सबसे बेहतरीन वस्तु है, जो सर्वश्रेष्ठ चांदी की वस्तुएं हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा इस प्रदर्शनी में, जो कि मार्च 2023 में आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की, ठीक है, तो आइए तो डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए आपके स्क्रीन पे डेनमार्क का मैप खुला हुआ है, जो कि जनवरी, यहाँ पे माफ करिएगा, ये जो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी के उत्तर में ये अपनी सीमा साझा करा है, ठीक है, जर्मनी के साथ साझा करता है डेनमार्क अपनी सीमा को, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए डेनमार्क की जो कैपिटल है दोस्तों वो कोपेनहेगन है, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कोपेनहेगन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन, और यहाँ पे देखिए राजशाही व्यवस्था है, तो यहाँ की जो रानी है वो है मार्ग्रेथा द्वितीय, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो आंद्रेस फाग रासमुसेन जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री। डेनमार्क की कैपिटल ध्यान रखिएगा कोपेनहेगन, डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है, ठीक है।
आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 कौन जीता है? तो मदनजीत पुरस्कार, यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की विजेता 2022 के कौन है दोस्तों? तो देखा जाए फ्रांका मा ई सुलेमयोंग, सूरज भान, फ्रैंकोइस या फिर मामोन बारबियो। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, फ्रांका मा ई सुलेमयोंग, जो जिन्होंने यूनेस्को मदन जीत सिंह पुरस्कार जीता है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप इनके फोटो को देख सकते हैं, इन्होंने ही जीता है यूनेस्को मदन जीत सिंह प्राइज, ठीक है, 2022। तो अगर हम इनके बारे में देखें दोस्तों तो फ्रांका मा ई सुलेमयोंग ने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 संस्करण जीता है। इन्होंने ये जो पुरस्कार जीता है दोस्तों, इन्होंने देखा जाए तो जो फ्रांका मा ई सुलेमयोंग है, इन्होंने एक तरीके से पत्रकार, चूंकि एक पत्रकार है, ये एक रिपोर्टर है और एक पत्रकार के रूप में इन्होंने पिछले 5 साल में जो मानसिक बीमारी है, देखा जाए जो मेंटल जो डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है, उससे संबंधित लोगों की जो धारणाएं हैं, ठीक है, उसको बदलने का इन्होंने प्रयास किया। देखिए जो भी, देखिए यहाँ हमारे जो कंट्री में, कहीं भी वर्ल्ड में आप देखो, डिप्रेशन को एज अ लोग क्या करते हैं, एज अ मेंटल वो इलनेस नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं अरे कोई उदास है, कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति है, तो उसको लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, या उसको लोग क्या करते हैं कि मतलब उसको लोग एक तरीके से उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों मेंटल इलनेस भी एक बीमारी है जिसके प्रति लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अरे जैसे शरीर के हर अंग है, क्या किडनी बीमार नहीं होती, क्या लीवर बीमार नहीं होता, क्या हमारी बॉडी बीमार नहीं होती, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी का एक पार्ट हमारा मन भी है, वो भी बीमार होता है, ठीक है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो ये नहीं कि मतलब कि अरे ऐसी माइंड स्विंग हो रहा है तो ऐसे नहीं, ये मेंटल इलनेस भी एक तरीके की इलनेस है, ठीक है। अगर लोग कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई डिप्रेस व्यक्ति है, तो उसका हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसका हमें सहयोग करना चाहिए। और इसी क्षेत्र में इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की धारणा बदलने के लिए जो कार्य किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो ये सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को जो है हर 2 साल पे ये पुरस्कार देता है, और जो भी यूनेस्को का जो संविधान है उनके आदर्शों के आधार पर बनाए गए पुरस्कार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों 1996 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के बाद में, और उसी समय देखा जाए महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती थी, उस संबंध में 1996 में इस पुरस्कार का अनावरण किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन इस वर्ष की विजेता रही हैं। आप देखा जाए तो यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार की तो फ्रांका मा ई सुलेमयोंग रही, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता थी जो कि भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया है? तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता हुई है, जो कि कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? नई दिल्ली में की गई है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइबर नीति से संबंधित जो द्विपक्षीय वार्ता हुआ है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये 5वीं द्विपक्षीय वार्ता थी, किससे संबंधित? साइबर नीति से संबंधित, और 17 नवंबर 2022 को ये आयोजित की गई थी, ठीक है। ये देखा जाए ये जो संवाद आयोजित किया गया है वो किसके किसके तत्वाधान में किया गया दोस्तों? तो व्यापक और गहन साइबर सहयोग के लिए साइबर और साइबर संबंध सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग और कार्य योजना 2020 से 25 पर भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क के तत्वाधान में साइबर नीति संवाद आयोजित किया गया, ठीक है। 2025 जो कार्य योजना है साइबर नीति से संबंधित 2020 से 25 से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए जो संयुक्त जो अध्यक्षता हुई है इसकी की गई है सह अध्यक्षता, तो इस संवाद की सह अध्यक्षता की गई है जो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं मुआन पोई सेयावी के द्वारा इसकी सह अध्यक्षता
की गई है। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मैपिंग करते रहा करिए दोस्तों। मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़े, कहीं से भी पढ़े, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता, कहीं से भी पढ़िए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन जब भी पढ़िए आपके साथ एक एटलस होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी वर्ल्ड की न्यूज पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया की न्यूज पढ़ रहे हो, कोई स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो, कोई कंट्री के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको जरूर एटलस में देखें कि ये जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में आती है, ये किन से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। फिजिकल मैप के साथ पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल के साथ फिजिकल मैप, दोनों देखिए। इसी तरीके से अगर हम स्टेट देखते हैं, तो अगर हम इंडिया पढ़ रहे हैं, इंडिया में कोई स्टेट देख रहे हो, तो देखिए कि इस स्टेट की कौन कौन सी जो है किस किस से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसकी कोई अगर मैरीटाइम अगर वो देखा जाए तो अगर कोई समुद्री सीमा है तो वो देखें। एटलस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एटलस लेके चलते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ईडी निदेशक के कार्यकाल को 2 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर हम देखें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो वर्तमान निदेशक हैं उनका नाम क्या है, जिनके कार्यकाल को अभी हाल फिलहाल में 2 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। सूर्य प्रकाश मान, गिरीश चंद्र मुर्मू, संजय मिश्रा या फिर सूरज भान। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजय मिश्रा। ठीक है, संजय मिश्रा जो कि वर्तमान में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वर्तमान निदेशक है, जिनके कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो संजय मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक है, निदेशक के रूप में कार्यरत है और इनके कार्यकाल को 1 और वर्ष के लिए, माफ करिएगा यहाँ पे हमने 2 वर्ष बोल दिया था, 1 और वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल है, जो कि आधिकारिक आदेश के तौर पे देखा जाए तो संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है वो 18 नवंबर 2023 तक 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए हमने ये तो फैक्ट देख लिया। प्रवर्तन निदेशालय के जो वर्तमान निदेशक है संजय मिश्रा के, जिनके कार्यकाल को वर्ष 2023 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो ये देखा जाए केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसी के तहत ये प्रवर्तन मंत्रालय कार्य करता है, प्रवर्तन निदेशालय। और ये देखा जाए किन के क्षेत्रों में जांच करता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध होते हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं यानी कि जो विदेशी मुद्रा के जो कानून होते हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जांच जो है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको जो जिम्मेदारियां मिलती है वो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2019 यानी कि फेमा, ध्यान रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2019। उसी तरीके से देखा जाए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इसके जो है जो भी कुछ प्रावधान है उसके तहत ये जो प्रवर्तन है उनको जिम्मेदारी दी जाती है। इसके मुख्यालय की दोस्तों बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और इसका नेतृत्व किया जाता है प्रवर्तन निदेशक के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो कि यहाँ पे जो निदेशक कौन बने हैं दोस्तों, संजय मिश्रा। ठीक है, किस मंत्रालय के तहत, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत प्रवर्तन निदेशालय कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था हमारा 10 MCQ। अब आते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द डे पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे दोस्तों, जिसमें हम सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द डे की बात कर रहे हैं। कौन है, तो कोमोरोस जो देश है, जो कंट्री है, उसमें देखा जाए वर्तमान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के राजदूत कोमोरोस देश में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं में बात करें दोस्तों कि यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई दोस्तों, विप्रो। ठीक है, विप्रो जो है वो यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी है जिसने ईयर ऑफ द वर्ल्ड में कौन से वर्ल्ड को बनाया है, कि जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस वर्ड को चुना है दोस्तों, तो होमर वर्ड को जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2022 का, किसने, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। पश्चिम बंगाल के
जो राज्य है वहां पे नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ठीक है, सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वही अंतिम फैक्ट्स ऑफ द डे की बात करें तो ओएनजीसी जो कि यहाँ पे ये देखा जाए सार्वजनिक कंपनी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, उसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह जो कि ओएनजीसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी और कोई क्लास के दौरान मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे किए। उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, और भी कोई समस्या मैं आप लोग के आंसर देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। स्पेशली जो लोग आंसर करते हैं उनका मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह सेशन से बने रहिए। बाकी आपको डेली जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक को ज्वाइन करें टेलीग्राम के और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करिए और सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने भी कोई शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।